अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है थ्योरीज ऑफ मीनिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि अपनी वीडियोज़ को हम मज़ीद बेहतर बना सकें। Theories of meaning. What is meaning? Semantics deals with the study of meanings. The verb means has multiple meanings. Senses in the dictionary. Have a look at the following sentences. अब उसने कहा कि जो semantics है ये स्टडी करती है मीनिंग्स के साथ, जो मतलब क्या है किसी भी चीज़ का। ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग्स को हम semantics कहते हैं, लेकिन जो वर्ड मीनिंग है, जो वर्ड मीन है, द वर्ब मीन, अब इसके खुद बहुत सारे एक वो बन जाते हैं, सेंस है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स बन जाते हैं। अब ये नीचे उसने फिर एग्जांपल्स दी। आई मीन टू बी देयर टुमारो, व्हाट आई मीन टू डू, दैट कुड मीन्स थंडर, अ रेड लाइट मीन्स स्टॉप। अब ये सारी उसने एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, मीनिंग इज़ कनेक्टेड टू द लैंग्वेज वाया द लेक्सिकॉन एंड ग्रामर and also to what we do with the language. Sense relations are synonyms, antonyms, hyponymy, etc. The meaning of an expression is a function of a meaning of its part and the way they are put together. Something we need to see meaning within the framework of an academic or scientific discipline called compositional meanings. अब ये कह रहे हैं कि जो मीनिंग है ये कनेक्टेड है दूसरे जो लेक्सिकॉन है, जो बाकी वोकैबलरी है और ग्रामर के साथ। हर वर्ड अपने हिसाब से एक इंडिविजुअल मीनिंग्स देता है, और जब जिस वक्त वो एक कंपोजिट या एक कंबाइंड सिचुएशन में होता है तो तब उसके मीनिंग्स कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, सेंस रिलेशंस फिर उसने बात की कि सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, हाइपोनिम्स होते हैं, मतलब मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट अल्फाज होते हैं। तो ये कुछ उसने टाइप्स दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में जो मीनिंग है वो कब होता है? विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन एकेडमिक और साइंटिफिक डिसिप्लिन। वो है कंपोजिशनल मीनिंग। जिस वक्त वो दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उस वक्त वो क्या मीनिंग्स देते हैं। अब कुछ थीरीज हैं, 2-3 के मीनिंग्स क्या हैं, तो उसके बारे में उन थीरीज को पढ़ लेते हैं। मीनिंग हॉलिज्म, मीनिंग विद इन लैंग्वेज। A word is defined in terms of some of the very words which helps us to define. This view is similar to meaningsholism. ठीक है जी, क्वीन ने ये बात कही थी कि जो वर्ड हैं उनकी जो मतलब है वो क्या है, विद इन लैंग्वेज ही होते हैं। विद इन लैंग्वेज ही हमें उनके बारे में पता चलता है। किस तरह से? द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस डिपेंड्स ऑन इट्स रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स। उस वर्ड का किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप जो होगा वो उसके मतलब को हमें वाज़े करेगा। फॉर एग्जांपल, पार्ट ऑफ इट मेक्स अप द मीनिंग ऑफ टॉल। अब टॉल का जो मतलब है वो हमें कैसे पता चलेगा? इज़ दैट इट इज़ अपोज टू द मीनिंग ऑफ शॉर्ट। जब हम शॉर्ट के बारे में पता होगा तो फिर हमें टॉल के बारे में भी उसका मीनिंग समझ आ जाएगा, बिकॉज टॉल इज़ रिलेटेड टू द शॉर्ट, आइदर दे बोथ आर अपोजिट ईच अदर, लेकिन इनका एक रिलेशन है। इस रिलेशन की वजह से फिर हमें टॉल का मतलब समझ आता है। हॉलिस्ट थ्योरी टेंड्स टू बी फंक्शन इन द सेंस दैट इट इज़ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द यूजेस ऑफ अ पीस ऑफ लैंग्वेज which makes for its meaning. If you call something tall, you should be willing to call it not short. ठीक है, तो ये कह रहा है कि लैंग्वेज के अंदर ही उसका मतलब होता है। अगर आप किसी को टॉल कहना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे ये भी कह देना कि ये छोटा नहीं है। आप ये कहें कि वो टॉल है, आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ नॉट शॉर्ट। ठीक है, तो मतलब मीनिंग एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन के साथ उसके मीनिंग बनते हैं। द क्रिटिक्स ऑफ दिस सीरीज आल्सो आर्ग्यू दैट द वे लैंग्वेज एक्सप्रेस थॉट इज़ नॉट आर्बिट्रेरी एज द हॉलिस्ट व्यू प्रिडिक्ट्स. There may be deep, consistent, and sophisticated patterns in how languages express meanings. Meaningsholism may be correct in a way it does not provide a basis for the scientific study of linguistics, meaning that is why it had not been appreciated by formal semanticists. अब इसके बारे में जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि ये किसी हद तक सही भी हो सकती है। ये वाली थ्योरी जो मीनिंग हॉलिज्म है ये बहुत हद तक सही भी हो सकती है, जो इसने मीनिंग को डिपिक्ट करने के लिए बात की है कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करते हैं उसके मीनिंग्स। बट उन्होंने ये कहा कि ये कोई हमें कोई बेसिक्स नहीं देती, कोई हमें कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की वैलिडेशन नहीं देती, हमें कुछ नहीं बताती कि किस तरह से हमें अल्फाज के मीनिंग को या साइंटिफिक स्टडी से हम किस तरह से लिंग्विस्टिक्स मीनिंग को निकाल सकें। इस वजह से इसको फिर इग्नोर किया गया, इसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है बाय सेमेंटिसिस्ट। ठीक है जी, आगे जी, आइडिया थ्योरी ऑफ मीनिंग्स। इफ़ मीनिंग्स आर नॉट वर्ड्स, आवर नेक्स्ट गेस
माइट बी दैट मीनिंग्स आर समथिंग इन द माइंड। अब वो कहते हैं कि अगर मीनिंग्स अल्फाज नहीं है, ठीक है, मतलब अगर हमने कोई बात, मीनिंग्स आर नॉट वर्ड्स, अगर मीनिंग्स जो हैं वो वर्ड्स नहीं है तो फिर मीनिंग्स क्या हैं? इसका मतलब है कि फिर वो आइडियाज़ हैं जो हमारे जहन में घूम रहे हैं, ठीक है। समथिंग इज़ इन द माइंड, concepts, thoughts, or ideas. This theory explains the pattern in how language express meanings in terms of the nature of concepts, ultimately the way the brain is structured. अब ये थ्योरी क्या करती है, ये बताती है, कहती है कि जो मीनिंग्स हैं ना ये एक्चुअली हमारे ख़यालात हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, उसकी वही मीनिंग्स हैं, ठीक है। हम किसी चीज़ के बारे में क्या आइडिया रखते हैं यही मीनिंग है। तो वो ये थ्योरी ये कहती है कि ये एक्चुअली यही है कि किस तरह से हमारा दिमाग, द वे द ब्रेन इज स्ट्रक्चर्ड, अब दिमाग किस तरह से स्ट्रक्चर होता है वही मीनिंग्स बनाते हैं। आगे कहते हैं जी देयर आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द आइडियाज। अब इसमें कुछ चैलेंजेस थे। देयर आर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द आइडिया थ्योरी टू कम अप विद साउंड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज आर। सेकेंडली इट नीड्स टू प्रोवाइड अ कॉन्सेप्ट फॉर एवरी मीनिंगफुल पीस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो कोई मतलब इसे किसी साउंड साइकोलॉजिकल थ्योरी के साथ इस बात को सामने पेश करना चाहिए, ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ आर। अब हमें तो पहले तो इसे ये बताना चाहिए साइकोलॉजिकली, साउंड साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसे ये बताना पड़ेगा कि आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। फिर दूसरा उसने कहा कि इट नीड्स टू प्रोवाइड अ कॉन्सेप्ट फॉर एवरी मीनिंगफुल पीस ऑफ लैंग्वेज। फिर इससे हर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हमें एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से इसके ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म आ गया। इफ़ आइडिया थ्योरी इज़ टू वर्क, आइडियाज़ विल हैव टू हैव लैंग्वेज लाइक नेचर, ग्रामर, ठीक है। कहते हैं कि अगर आइडिया थ्योरी काम करती है तो इस सूरत में जो हमारी लैंग्वेज है फिर उसे तो नेचर और ग्रामर के हिसाब से काम करना चाहिए, मतलब जिस तरह से बाय बर्थ या कुदरत ने जिस तरह से हमें बनाया। आइडियाज़ एक्ट एज लैंग्वेज ऑफ थाट, ठीक है। आइडियाज़ क्या करते हैं, वो लैंग्वेज ऑफ थाट, ठीक है, वो ख्यालों की एक जो ज़ुबान है उसके तौर पे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू पोर्टनर, कॉन्सेप्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, experiences may vary from person to person, these arguments weaken idea theory। अब जो पोर्टनर की जो थ्योरी थी या पोर्टनर का जो पॉइंट था, जो कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से इस थ्योरी को मतलब इतनी वो हम वैलिडेट नहीं कर सके, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। वो क्या था, उसने कहा कि हर शख्स अपने हिसाब से एक्सपीरियंस रखता है, हर शख्स का अपना एक तजुर्बा होता है और जो उसके आइडियाज़ होते हैं ना वो उसके तजुर्बात की बुनियाद पर होते हैं। अगर किसी शख्स के साथ एक चीज़ सही वाक़यात, उसके साथ एक अच्छा खुशनुमा वाक़या पेश आया है तो उसने उस वर्ड का एक अच्छा सेंस अपने पास रखा है, एक अच्छा आइडिया रखा है। लेकिन सेम चीज़ के साथ किसी दूसरे शख्स के साथ एक बुरा वाक़या पेश आ गया तो उसने उस चीज़ के बारे में एक बैड आइडिया अपने बना लिए, एक डेंजरस किस्म का आइडिया बना लिया। तो हर शख्स का अपना एक एक्सपीरियंस होगा और हर शख्स का फिर अपना एक आइडिया होगा, तो इस वजह से फिर इस आइडिया थ्योरी को इतना बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं समझा गया। मीनिंग्स आर आउट इन द वर्ल्ड, there are certain philosophical views theories which leads to think that meanings are out in the world. Some theorists believe that meanings are social practices, मतलब वो ये कहते हैं कि जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये जो मीनिंग्स हैं, ये एक्चुअली क्या हैं, जब दुनिया में सामने आते हैं जो गुड वन होते हैं या जो सामने हमारे प्रैक्टिसेस में आते हैं वही मीनिंग्स होते हैं। when somebody says something, it should be thought as a kind of move in a joint language game we play. This game has rules which imply that if somebody asks what time is it, the reasonable move for you is to say it is X o'clock, for example 9 o'clock, 10 o'clock, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमें जब हम सोशल प्रैक्टिसेस में आते हैं तो उस वक्त जो हम एक दूसरे के साथ जो बातें करते हैं या मीनिंग्स होती हैं, ये मीनिंग्स वही होते हैं जो सोशल प्रैक्टिसेस में हम एक दूसरे को कन्वे कर लेते हैं, समझा लेते हैं। दिस थ्योरी फेल्ड टू इन्फ्लुएंस सिमेंटिसिस इन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये मतलब ये थ्योरी भी सिमेंटिसिस्ट जो थे उनको नहीं एग्री नहीं कर सके इन कन्फ्लिक्ट with one of the basic ideas of modern linguistics. Our languages are not arbitrary social conventions, rather reveal deeper universal patterns which spring from the way our mind are built. It also ignores the key role of intuitions in meaning मेकिंग। वो कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है किस वजह से इस आइडिया को इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं किया गया। वो कहते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है ना वो आर्बिट्रेरी सोशल कन्वेंशंस के ऊपर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बंदे ने किसी से बात की तो जो भी उसका जवाब आया
तो उसने उसको जवाब दे दिया। बल्कि हमारी जो लैंग्वेज है वो किसी हिसाब से चलती है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर टाइम पूछा है तो उसको टाइम का ही जवाब देना है। इतनी आर्बिट्रेरीनेस नहीं है, मतलब इतनी वो नहीं है कि हमने किसी भी चीज़ का वहाँ पे जवाब नहीं देना। हम एक पैटर्न के तहत चलते हैं, एक पैटर्न है हमारे पास, एक यूनिवर्सल पैटर्न है जिसके ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जिस तरह से हमारा दिमाग बना है, अगर किसी बंदे ने आपसे कोई आपकी सेहत के बारे में सवाल पूछा है तो आप उसको टाइम का जवाब नहीं देंगे। अगर किसी ने आपसे पूछा है कि हाउ आर यू, तो आप उसको ये बताएंगे आई एम फाइन और नॉट। ठीक है, आप उसे ये नहीं कहेंगे 10 बज गए हैं या 12 बज गए हैं। ठीक है, तो हम एक यूनिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर चलते हैं। तो हमारी जो सोशल कन्वेंशंस होती हैं वो इतनी आर्बिट्रेरी नहीं है, इसलिए इस आइडिया को भी इग्नोर कर दिया गया है कि जो उन्होंने कहा था कि मीनिंग्स आर सोशल प्रैक्टिसेस। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें कुछ नेचर किस्म की जो यूनिवर्सल पैटर्न्स हैं जो हमारे, तो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं जिस तरह से हमारा दिमाग बनाया गया है। सेकेंडली, रेफरेंसेस है। Theory of meaning. The simplest theory of meaning is to claim that the semantics is a reference. To give the meaning of a word, one show what it denotes. Proper names denotes individuals, whereas common names denote sets of individual. Reference speaks out elements in the real words. अब सेकंड जो एक और रेफरेंस एज अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, वो क्या था कि सिंपल थ्योरी ऑफ मीनिंग इज़ टू क्लेम दैट सिमेंटिक्स इज रेफरेंस। ठीक है जी, जो आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं फिर वो किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है, वही उसका मीनिंग बन जाता है। जिस तरह उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम प्रॉपर नेम्स की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल्स को डिनोट करते हैं, जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो हम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को कर देते हैं, जो कि हम रियल वर्ल्ड में पिक कर देते हैं। मीनिंग्स ऑफ सेंटेंस एंड ट्रूथ कंडीशंस, देयर कैन बी सम पॉसिबल वेज इन विच अ सेंटेंस और सेंटेंसेस में बी ट्रू और फॉल्स। The knowledge of a meaning involves at least the knowledge of conditions under which it is true or false. All there to be meaning of a sentence is its truth conditions instead of knowing in fact it is true or false. The notion of possible words does not mean something imaginary and disconnected from reality. Rather, the possible words are specific and closer to the real world. In this theory, the meaning of a sentence is called a proposition. A proposition expressed by a sentence amounts simply to its truth condition, a set of possible वर्ड्स। अब उन्होंने ये कहा कि जो मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस है ना, उसके बारे में उन्होंने बात की कि जो द नॉलेज ऑफ मीनिंग्स इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ कंडीशन अंडर विच इट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमें जब कोई बंदा कोई सेंटेंस, हमें अब कोई सेंटेंस है वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकते हैं उसके, ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किन कंडीशंस में वो बोला गया है। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ मीनिंग्स इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ कंडीशंस अंडर विच इट इज़ ट्रू और फॉल्स। किन कंडीशन में वो सेंटेंस सही है, किन कंडीशन में वो सेंटेंस नहीं सही, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर उसने बात की कि जो सेंटेंस के जो मीनिंग्स होते हैं वो प्रोपोजिशंस कहलाते हैं। अब जो प्रोपोजिशंस होती हैं वो ट्रुथ कंडीशंस के ऊपर होती हैं। अब ट्रुथ कंडीशंस क्या है? Truth conditions helps us explain logical words and or not and semantic relations, but it also seems impossible for some scholars that the meaning of a question may be defined in terms of his possible answers. The meaning of imperative may be seen as satisfactory or unsatisfactory instead of true or false. अच्छा, जो ट्रूथ कंडीशंस के बारे में उन्होंने कहा कि ये कुछ लॉजिकल वर्ड्स हैं जिनको ये एक्सप्लेन करते हैं और सिमेंटिक रिलेशंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, सीम्स इम्पॉसिबल फॉर सम स्कॉलर्स द मीनिंग ऑफ ए क्वेश्चन मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल आंसर्स। अब कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स के लिए मतलब ये इम्पॉसिबल था कि मीनिंग ऑफ अ क्वेश्चन में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल आंसर्स, कि वो किस तरह से किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसको डिफाइन करें। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं जिनमें मतलब हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं, तो उसको वो कह रहे हैं कि आप उसको ट्रू और फॉल्स में नहीं ले सकते, उसको तो आप सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री में आप ले सकते हैं। पुटिंग मीनिंग टुगेदर फ्रॉम pieces, compositional theory है। A language is an infinite collection of phrases, sentences and discourses. Any sentence can be made longer by adding another sentence. In addition, semantics also have to consider the fact that language is creative. We constantly hear new phrases and sentences never heard before. Semantics theory has to provide an account of the knowledge of a meaning which language users have and which allows for their ability to quickly and easily understand नॉवल पीसेज ऑफ लैंग्वेज। वो कहते हैं जी लैंग्वेज जो है ये इन्फिनिट कलेक्शन ऑफ फ्रेजेस है। ठीक है, मतलब इसमें नई नई फ्रेजेस भी आती रहती हैं और ऐसे ऐसे वर्ड हम सुनते हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुने होते। ठीक है, तो इसलिए सिमेंटिक थ्योरी क्या है, उसे एक हैज़ टू प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ मीनिंग
विच लैंग्वेज यूजर्स हैव एंड विच अलाउज फॉर देयर एबिलिटी टू क्विकली अंडरस्टैंड। तो जो सिमेंटिक थ्योरी है उसे कोई एक ऐसा मीनिंग का कोई नॉलेज ऑफ मीनिंग एक ऐसा कोई वे प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी वजह से क्या है कि यूज़र्स को चीज़ों को समझने के लिए आसानी रहे। आगे दे सीक टू एक्सप्लेन द इन्फिनिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज बाय इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनलिटी। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज को जब उन्होंने एक्सप्लेन किया या इन्फिनिटी, ठीक है, उसको मतलब इम्पोर्टेंस देने के लिए उन्होंने क्या कि प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनलिटी की थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी सेज दैट मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ अ लैंग्वेज इज बेस्ड सॉलिडली ऑन द मीनिंग ऑफ इट्स पार्ट्स एंड द वे दे आर पुट टुगेदर। किसी भी वर्ड की कोई भी जो मीनिंग है, किसी भी पीस ऑफ लैंग्वेज का जो मीनिंग है वो बिल्कुल किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो उसके सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको किस तरह से अरेंज किया गया है, हाउ दे आर अरेंज एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर। उसका जो पीस ऑफ लैंग्वेज का मीनिंग है वो उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह हमने पहले बात की कि वर्ड्स के इंडिविजुअल मीनिंग तो अपनी जगह पर है ही हैं, बट द वे द वर्ड्स आर यूज्ड ये उस टोटल जो पीस ऑफ लैंग्वेज होगा उसका मतलब हमें फेर देंगे। With this theory, we come to know that semantics has a very strong relations with syntax. To understand the structure of a sentence, we need to have enough knowledge about its components such as noun, verb, adjectives. और इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि जो सिमेंटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है सिंटैक्स के साथ। सिंटैक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स which deals with the sentences, स्टडी ऑफ सेंटेंसेस उसके स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिमेंटिक्स और सिंटैक्स का आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और हमें मीनिंग समझने से पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस मतलब जिस वक्त हमें समझना है तो उससे पहले हमें इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एटसेट्रा, तो हमें उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।